आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसिड बेस सॉल्ट का पार्ट 3 है ये। क्षार का चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले जान लीजिए कि हम लोग बचपन से ये बोलते आए हैं क्षार, इंग्लिश में बेस, लेकिन ध्यान रखिए ये को गलत बोलते हैं। सही क्या है आप जानिए। सही है कि क्षारक का इंग्लिश बेस होता है और बेस को भस्म भी कहते हैं। जलाने से जो कुछ भी प्राप्त होता है उसी को भस्म कहते हैं, बानी, राख, जिसको आप कह सकते हो कॉमन वर्ड में। अब देखिए कि जो क्षारक हैं उसमें कुछ जो है वो वाटर सोल्यूबल होते हैं और कुछ जो है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे, और जो वाटर सोल्यूबल होंगे उसे ही हम केवल क्षार कहते हैं, और क्षार को इंग्लिश में एल्कली। तो आज यहाँ पे अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि जो क्षार है एल्कली किसे कहेंगे। तो किसे कहेंगे, देखिए क्षारक, बेस, कुछ वाटर में सोल्यूबल, और जो वाटर में सोल्यूबल केवल उसी को हम क्षार एल्कली कहेंगे, सभी को नहीं। इंग्लिश नाम देखिए तो ज्यादा बेहतर होगा, बेस, और बेस में जो वाटर सोल्यूबल है, ऐसे बेस जो वाटर सोल्यूबल है केवल उन्हीं को हम एल्कली क्षार कहते हैं, सभी को नहीं। जैसे ये जो इनसोल्यूबल है इसे एल्कली नहीं कहते, उसका अलग से कोई नाम भी नहीं है। तो 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे के एग्जाम में कि क्षार एल्कली किसे कहेंगे, तो ऐसा बेस जो वाटर में सोल्यूबल हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि क्षार जो है, क्षारक, इसका क्या गुण धर्म है। तो एक तो ये बताए थे कि जो आपका क्षार होता है ये क्या करेगा, तो ये ब्लू लिटमस को, सॉरी ब्लू को नहीं, रेड लिटमस को ब्लू में बदल देगा। एक चीज पढ़े। दूसरा चीज पढ़े थे हम कि जो क्षार होते हैं इसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगा, 7 से लेकर 14। नेक्स्ट चीज हम लोग पढ़े थे कि क्षार ऐसा पदार्थ है जिसका जलीय अपघटन होने पर, हाइड्रोलाइसिस माने जल में टूटना, जल में डाल दीजिए उसका जलीय अपघटन हो जाएगा। तो जलीय अपघटन होने पर जो OH माइनस, क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ऑक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करे उसे ही हम क्षार कहते हैं, OH माइनस, है ना। हाइड्रोक्सिल भी कहते हैं, हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, अब जो पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये पहले डिस्कस हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्षार का रिएक्शन किस तरह से होगा। देखिए एक चीज तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोई भी क्षार जब एसिड से रिएक्शन करता है तो उसे सॉल्ट का निर्माण होता है और जल बनता है, और इस तरह का हम लोग बहुत सा एग्जाम्पल देख चुके हैं। जैसे आपको याद ही होगा कि HCl, क्षार NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये बन जाता है NaCl जो कि सॉल्ट है, और उधर जो है आपका जल बनेगा H2O। ठीक है, चलिए एक रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए कि जो क्षार होता है वो अधात्विक ऑक्साइड के साथ, अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक माने नॉन मेटालिक, क्या इसका मतलब बता रहे हैं। देखिए एक हुआ आपका धात्विक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग Mg की बात करें तो ये धातु है, इसका ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड कहलाएगा। लेकिन वही चीज बात करें कार्बन, तो कार्बन तो अधातु है ना, गैस वगैरह अधातु होता है। तो कार्बन का यदि कोई ऑक्साइड है, मान लीजिए CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जब क्षार अधात्विक ऑक्साइड, एक क्षार का हम एग्जांपल ले लेते हैं CaOH2, क्या हुआ ना, कैल्शियम, और OH को क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो ये दोनों रिएक्शन करके आपका जो है क्या होगा, तो वही सॉल्ट का निर्माण करेगा, और आपका जो है वो वाटर बनेगा, जल बनेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे आपका बन जाएगा CaCO3, और उधर आपका H2O हो जाएगा, जल हो जाएगा। ध्यान रखिए CaCO3 इसको क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम, और CO3 को कार्बोनेट पढ़ते हैं, पूरा नाम हुआ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट लवण का एग्जाम्पल है, ठीक है, सॉल्ट का एग्जाम्पल है। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्यों ऐसे हुआ। जाके पीछे वाले वीडियो में देखिए, वहां पर हम क्या बताए थे कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, धात्विक, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, धात्विक मेटालिक, तो धात्विक ऑक्साइड जो है वो कैसा होता है, धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, धात्विक वो होते हैं क्षारीय। धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय। हम बोले थे कैसे, याद रखिएगा कि लोहा कभी मुंह में चला जाए तो देखिए कड़वा लगता है, खट्टा नहीं लगता।
तो कड़वा लग रहा है, मतलब क्षार ये रहा होगा। जो धात्विक होते हैं वो, अब जो अधात्विक होंगे वो कैसे होंगे बताइए। इसी कॉन्सेप्ट से देखें तो अम्लीय होना चाहिए, एसिडिक, और ऐसा ही होता है, और ऐसा ही होता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो अधात्विक ऑक्साइड होंगे वो कैसे होंगे, अम्लीय होंगे ना। और हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि कोई क्षार, बेस और अम्ल जब रिएक्शन करता है तो क्या होता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ये चीज भी काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखिए, इसको भी ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अब बोलेंगे सर कि यदि ये क्षार जो है किसी मेटल के साथ रिएक्शन करे तो, धातु के साथ रिएक्शन करे तो पहली बात तो ये कि सारा क्षार हर धातु के साथ रिएक्शन नहीं करता। कौन रिएक्शन करता, कौन नहीं रिएक्शन करता, वो जब हम लोग धातु आएंगे तो वहां पर जानेंगे। अभी समझिए कि हर क्षार हर धातु के साथ रिएक्शन नहीं करता। जिसके साथ रिएक्शन होता है, यदि रिएक्शन हुआ तो क्षार किसी मेटल के साथ रिएक्शन करके कुछ कंपाउंड बनाएगा, और इधर जो है आपका हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलेगा, तो हाइड्रोजन गैस भी बनेगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी बनेगा। आप इसका एग्जाम्पल देखिएगा, नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक। मेन कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि जो आपका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्षार है और उसके जो उपयोग है, यूज उसका, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम ले रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। इसका मतलब हम समझा चुके हैं कि ऐसे लिखने का मतलब होता है कि दो जो है O और H दोनों ही दो है। यदि केवल ऐसा लिखते OH2 केवल ऐसा लिखते तो इसका मतलब होता H दो है, O नहीं, और ऐसे लगा देंगे इसका मतलब H भी दो है और O भी दो है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे कैल्शियम और OH हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कॉमन वर्ड में क्या है, तो बुझा हुआ चूना। पहले देख लेते हैं ये बुझा हुआ चूना आया कहां से। देखिए हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम Ca कैल्शियम, ऑक्सीजन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। जब वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, बोलिए कैसे कराएंगे, कुछ नहीं करना है, सीधे कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाल दीजिए, और ये रिएक्शन सब लोग देखे होंगे कि हम लोग मार्केट से चूना खरीद के लाते हैं, पानी में डाल देते हैं, देखिए रिएक्शन होने लगता है, पूरा देखे होंगे, पूरा हीट निकलने लगता है। क्यों हीट निकलता है हम लोग पढ़ेंगे। तो हीट निकलने लगता है और उसके बाद जो है कुछ देर के बाद जो है वो हीट निकलना बंद हो जाता है, आवाज भी जो आता था बड़बड़ बड़बड़ वो बंद हो जाता है, और जब बंद हो जाता है तो जो आपको प्राप्त हुआ वो क्या है आपका, तो वही आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बिना बुझा हुआ चूना और ये आपका बुझा हुआ चूना, ठीक है, बुझा हुआ चूना। तो अब बताइए ये बुझा हुआ चूना को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, ये तो सबसे कॉमन है और कोई भूलने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो कहाँ यूज करते हैं भाई, तो एक तो दीवार की पुताई में करते हैं, जानते ही होंगे, पचोड़ा करने के लिए करते हैं। खाने में भी यूज करते हैं लोग, तंबाकू के साथ, पान के साथ भी अक्सर लोग खाते हैं ये, ठीक है। और हम कहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये तो कॉमन यूज हो गया। इसके अलावा जो है वो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण। इसका फार्मूला CaOCl2, ठीक है। कैसे होता है भाई, तो अभी बस ध्यान रख लीजिए कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन होता है ना, तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम, इसको क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, कॉमन वर्ड में ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को अभी डिटेल में पढ़ेंगे, इंतजार करें, ठीक है। तो एक आपका यूज हो गया ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा हम पीछे के क्लास में बता चुके हैं कि जब मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाए, एसिडिटी बढ़ जाए, तो चूना डाल के उस एसिडिटी को खत्म किया जाता है, ठीक है। तो ये सभी यूज हो गए, और भी यूज हैं, हाँ, एक आध चीज जो मिस होगा उसको आप नोट से जरूर देखिएगा, हाँ। अच्छा एक बात और, इसका एक और यूज होता है आपका गारा और प्लास्टर बनाने के लिए, गारा और प्लास्टर। देखिए अभी जो है जो मरम्मत का काम होता है उसमें सीमेंट यूज किया जाता है। जब सीमेंट नहीं खोजा गया था उस समय चूने की सहायता से ही जो है वो
जुड़ाई किया जाता था, निर्माण कार्य किया जाता था। तो निर्माण कार्य करने के लिए जो हम लोग बनाते हैं ना लिक्विड, अभी सीमेंट वाला बनाते हैं उसको गारा ही कहा जाता है। तो अभी सीमेंट का गारा बनाते हैं, लेकिन जिस समय सीमेंट नहीं हुआ था उस समय चूना से ही हम लोग गारा बनाते थे। ठीक है, चलिए अब सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप फॉर्मूला भी बता सकते हैं आसानी से कि क्या होगा, Na और OH। आप बोलिएगा यहाँ होल्टू नहीं है, नहीं, यहाँ केवल OH है। वो डिपेंड करता है कि Na और Ca पे डिपेंड करता है। यहाँ सोडियम है, केवल OH है। कैल्शियम जब था तब वहां पे होल्टू था। ठीक है, ये तो याद रखना पड़ेगा कहाँ होल्टू है कहाँ होल्टू नहीं है। ठीक है, चलिए तो सोडियम और हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे यूज करते हैं इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा एक बात और, इसका कॉमन नाम क्या है? तो इसका कॉमन नाम है आपका कास्टिक सोडा। क्या बोले? कास्टिक सोडा। एक आपका धावन सोडा होता है, वाशिंग सोडा, वो सोडियम कार्बोनेट होता है। जो धावन सोडा होता है ना, उसका फार्मूला Na2CO3 होता है, जो धावन सोडा, धोने वाला सोडा। और ये भी सोडा ही है, ये भी धोने के ही काम आता है, लेकिन ये धावन सोडा जिसको वाशिंग सोडा बोलते हैं उससे ये अलग होता है, कास्टिक सोडा। ठीक है, चलिए अब कहाँ पे हम इसका यूज करते हैं भाई? तो एक चीज तो हम लोग देखे ही थे कि यदि हम HCl के साथ इसका रिएक्शन करा दें, NaOH का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रो और क्लोरीन है तो क्लोरिक के साथ रिएक्शन करा दे, तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो साधारण नमक प्राप्त होता है। फिर उधर जो है आपका जल बनेगा, है कि नहीं? तो नमक के निर्माण में किया जा सकता है इसका यूज। और इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? और इसका यूज हम लोग करते हैं कपड़ा और कागज उद्योग में, कपड़ा और कागज उद्योग में, उसको समझ लीजिए वॉश करने के लिए। ठीक है, और भी इसके कई यूज हैं, जैसे कि ये देखे होंगे कि जो आपका लोहा है या कुछ भी मेटल है, तब उसमें आपका ग्रीस लग गया ग्रीस। अब नॉर्मल यदि सर्फ से आप धोइएगा तो बहुत बार नहीं छूटता है, लेकिन वही चीज कास्टिक सोडा से धोइए तो ग्रीस का जो है, ग्रीस जो है हट जाएगा। तो मेटल से ग्रीस या ग्रीस जो कहें उसको हटाने के लिए, ग्रीस तो सब लोग समझते ही है ना, मशीन में जो यूज किया जाता है चिपचिपा पदार्थ, वही आपका ग्रीस है। ठीक है, चलिए और इसका कहाँ पे यूज है? तो देखिए साबुन बनाने में, साबुन उद्योग में हम लोग पढ़ेंगे जब केमिकल इन डेली यूज, तो वहां पर आएगा कि जो बेस होता है, बेस, उसका रिएक्शन जब फैटी एसिड के साथ कराते हैं, फैटी एसिड या फैटिक एसिड जो कहते हैं वसी अम्ल, ठीक है, कराते हैं, तो हमें जो है वो साबुन प्राप्त होता है। वैसे साबुन लवण का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग बेस यूज करते हैं वो कौन सा बेस लेते हैं? तो बेस लिया जा सकता है NaOH, नॉर्मल साबुन बनेगा। और यदि वही सॉफ्ट साबुन बनाना है, डब पूरा महंगा वाला, तो फिर हम लोग जो है वो KOH माने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, K दैट मीन्स पोटेशियम ना, K दैट मीन्स पोटेशियम। आपको याद होगा कि जो पोटेशियम है इसका लैटिन नाम होता है केलियम, और वही केलियम से पोटेशियम को शॉर्ट में K लिखते हैं, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ध्यान रखिए, नॉर्मल साबुन बनाना ये यूज करिए, और यदि सॉफ्ट साबुन बनाना है तो आप जो है ये यूज करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फैटिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, साबुन बनेगा। ठीक है, और वहां पर आएंगे तो देखेंगे हम लोग कि साबुन बनने के साथ ग्लिसरॉल भी बनता है, और इस पूरे प्रोसेस को साबुनीकरण, सैपोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब कोई आपसे पूछ दे कि आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड OH, इसका यूज बताइए, तो कह देंगे साबुन उद्योग में। और भी यूज हैं, कॉमन यूज है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम है Mg, हाइड्रोक्साइड है OH लिखाएगा,
और पीछे के वीडियो से आप सीख चुके हैं कि यहाँ पे Hol2 लिखा जाता है। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज जो है एसिडिटी को खत्म करने के लिए किया जाता है एंटासिड के रूप में। हमारे पेट में यदि एसिडिटी बढ़ जाए तो हम लोग जो है टैबलेट जो लेते हैं उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। तो एसिड को खत्म करने के यूज करते हैं, एंटासिड हो जाएगा, ठीक है। वैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी यूज किया जाता है एंटासिड के रूप में, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन ज्यादा कॉमन ये है। सब दे दो ऑप्शन तो यही आपको टिक करना होगा, समझ गए। चलिए, वैसे खाने का सोडा भी एंटासिड के रूप में यूज किया जा सकता है। चलिए, एक चीज और क्या ध्यान रखना है बढ़ने से पहले कि ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा इसका रंग जो है वो दूध की तरह होता है, ठीक है, दूधिया होता है। इसीलिए इसे जो है मिल्क माने दूध और मैग्नीशिया कहा जाता है। मैग्नीशिया कहाँ से आया? तो मैग्नीशियम से आया, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं केमिकल्स यहाँ पे, हम लोग जो बहुत जरूरी केमिकल्स है वो यूज मतलब वो हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं अभी। बाकी सारा जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वो आता जाएगा, ठीक है। और आप वीडियो को देखिए पूरा लास्ट तक, आपका लगभग सारा क्वेश्चन पकड़ में आएगा। और जो पकड़ में नहीं आएगा वो मत सोचिएगा कि पकड़ में नहीं आया, वो आगे के किसी न किसी चैप्टर में कहीं ना कहीं जरूर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग देखते हैं लवण के बारे में कि ये हमारा सॉल्ट क्या हुआ, ठीक है। अभी तक हम लोग एसिड और बेस के बारे में पढ़ चुके हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं सॉल्ट के बारे में, सही। चलिए, अब हम बता चुके हैं कि सॉल्ट जो है वो कितने तरह का हो सकता है। तो एक आपका सॉल्ट होगा जो प्योर सॉल्टी होगा, एक जो आपका होगा वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा हल्का सा, और एक जो होगा वो हल्का सा बेसिक नेचर का हो जाएगा, हल्का सा क्षारीय प्रवृत्ति का हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है तो हम बता चुके हैं। देखिए, हम क्या बताए थे कि यदि कोई एसिड हो और जब ये बेस के साथ रिएक्शन करता है तो हम लोग पढ़े हैं सॉल्ट का निर्माण होता है, जल भी बनता है, सही, यही पढ़े हैं। अब हम क्या बताए थे आपको, याद करिए आप कि यदि ये एसिड आपका स्ट्रॉन्ग हो और ये भी यदि स्ट्रॉन्ग हो तब क्या होगा, ये दोनों ही एक दूसरे के प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। फिर ऐसी स्थिति में जो हमें प्राप्त होगा सॉल्ट वो पूरी तरह से सॉल्टी होगा, ठीक है, पीछे बता चुके हैं हम। लेकिन यही चीज यदि ये एसिड स्ट्रॉन्ग हो और ये स्ट्रॉन्ग ना होकर यदि वीक हो तब ऐसी स्थिति में सोचिए कि यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा उसमें हल्का सा नेचर आ जाएगा, किसका, एसिडिटी का आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है ना, ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है। आप नॉर्मल सोचिए कि एक स्ट्रॉन्ग एक वीक यदि लड़े तो प्रभाव किसका रहेगा यहाँ पे, तो आप बोलेंगे सर नहीं, स्ट्रॉन्ग वाले का ही यहाँ पे प्रभाव रहेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग है उसी का नेचर यहाँ पे रह जाएगा। दैट मीन सॉल्ट जो होगा वो पूरी तरह से सॉल्टी नहीं होगा बल्कि हल्का सा खट्टापन लिए होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। तो ये तीन तरह के सॉल्ट जो है वो हो सकते हैं, ठीक, सही। चलिए, खाने का सोडा किसका एग्जाम्पल होगा बताइए। हम लोग जो भोजन बनाने में लेते हैं वो तो नॉर्मल सॉल्ट है, सही। अब बताइए जो खाने का सोडा है बेकिंग सोडा वो इसमें से किसका एग्जाम्पल होगा, आप बताइए, ठीक है, अपना कॉमन कॉन्सेप्ट यूज करके। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट जो लवण है, सॉल्ट है, और उनका यूज क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये साधारण नमक है जिसका यूज हम लोग भोजन बनाने में करते हैं, सब्जी बनाने में, दाल बनाने में, इससे तो सबको परिचित ही है। बनाया कैसे जाता है, तो एक तो इसका यदि हम NaOH का HCl के साथ रिएक्शन कराएं तो बन जाएगा। प्रयोगशाला में हम इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन हम लोग जो नमक खाते हैं क्या इस तरह से बनाकर नमक खाते हैं, तो नहीं। हम लोग जो नमक खाते हैं वो समुद्र से प्राप्त किया जाता है। हम लोग सभी लोग बचपन से सुनते आए हैं कि जो समुद्री पानी है, समुद्री पानी, उसमें कई तरह के सॉल्ट होते हैं, कई तरह के सॉल्ट होते हैं। दैट मीन्स मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कई तरह के सॉल्ट होते हैं, ठीक है। और पानी को वेपोराइज करके वे सभी सॉल्ट प्राप्त किए जाते हैं। फिर जो है वहीं से आपका सोडियम क्लोराइड प्राप्त किया जाता है, सोडियम क्लोराइड प्राप्त किया जाता है। फिर उसको शुद्ध करके जो है
आयोडीन मिला करके मार्केट में बेचा जाता है। समझ रहे हैं? नमक प्राप्त किए वहां से, फिर आपका आयोडीन मिलाए और आयोडीन युक्त नमक मार्केट में बिकने के लिए चला जाता है। ठीक है। और भारत में जो 95% जो नमक है वो समुद्री पानी के वाष्पीकरण से ही प्राप्त होता है। समझ गए? लेकिन बाकी जो 5% नमक है वो आपका धरती से निकाला जाता है खोद करके, उसी तरह से जिस तरह से कोयला खोद के निकाला जाता है। तो जो धरती से खोद के निकाला जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सेंधा नमक कहते हैं कि नहीं? रॉक सॉल्ट। रॉक क्यों? रॉक माने चट्टान होता है। धरती से खोद के निकाले तो चट्टान चट्टान के रूप में ही तो रहा होगा, कोयला की तरह। समझ रहे हैं? तो रॉक सॉल्ट या काला नमक जो कहें कहते हैं। ठीक है। चलिए, अब एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, एक नहीं 2 क्वेश्चन है कि जो समुद्री पानी से जो नमक बनाया जाता है हमारे देश में, वो मैंने कौन सा राज्य है जो नमक उत्पादन में काफी आगे है? तो ध्यान रखिए, आपका गुजरात होगा। सही, गुजरात। क्वेश्चन पूछता है कि गुजरात ही क्यों? तो रीजन है कि वहां पे जो है वाष्पीकरण की दर जो है वो ज्यादा होती है। वो ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो वहां पे नमक जो है वो ज्यादा बनता है। ठीक है। और जो सेंधा नमक है, रॉक सॉल्ट, वो इंडिया में बहुत ज्यादा मिलता है नहीं, तो पाकिस्तान से इंपोर्ट किया जाता है और दूसरे देशों से। ठीक है। अब बताइए, कुछ और इसका यूज करते हैं क्या? सोडियम क्लोराइड का खाने में तो यूज करते ही हैं, क्या और इसका यूज है? तो है, आप लोग भी जानते होंगे। क्या? तो देखिए, अचार या मांस इसको प्रिजर्व करने के लिए, अचार या मांस को प्रिजर्व करने के लिए आप देखते होंगे कि अचार में हम लोग नमक डाल के रख देते हैं, तो अचार जो है लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। और ये चीज आप गौर किए होंगे कि मार्केट में जो अचार बिकता है उसमें देखिए नमक ज्यादा डाला रहता है। अक्सर देखे होंगे। ज्यादा क्यों डाला रहता है? क्योंकि लंबे समय तक खराब नहीं होगा, वो प्रिजर्व रहेगा। ठीक है। तो अचार या मांस को यदि प्रिजर्व करना है तो नमक मिला करके रख दिया जाता है। अब ध्यान रखिए, यहाँ पे यदि क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि इनमें से कौन प्रिजर्वर का काम करता है, ऑप्शन आपका दे दिया नमक और आपका दे दिया बेंजोइक एसिड और वगैरह वगैरह, क्या आंसर करेंगे? बेंजोइक एसिड, पहले ही बता चुके। रीजन कि नमक का यूज आप कहाँ पे कर सकते हैं? अचार को प्रिजर्व करने के लिए, मांस को प्रिजर्व करने के लिए, बाकी तो कर नहीं सकते। लेकिन वही चीज बेंजोइक एसिड की बात करें तो ये सबसे कॉमन है, इसका काफी ज्यादा यूज होता है। तो यदि ऑप्शन बेंजोइक एसिड है तो वही करेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत बार ऐसा ऑप्शन दे चुका है एग्जाम में। और आप याद करिए, हम बताए थे कि बेंजोइक एसिड फूड को प्रिजर्व करने के लिए, ये केवल अचार और मांस के लिए। और एक बताए थे कि यदि फलों को, फ्रूट को प्रिजर्व करना है तो क्या यूज करते हैं? तो यूज करते हैं फॉर्मिक एसिड। हाँ, तो कंफ्यूज मत होइएगा, बेंजोइक एसिड कॉमन है, फलों को करने के लिए फॉर्मिक एसिड, अचार मांस में हम नमक भी, तेल भी डाल के चला देते हैं कि नहीं। तो ये आपका नमक हो गया। सही। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग कह सकते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, वैसे इसका जो केमिकल नाम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फार्मूला बताइए। सोडियम Na हाइड्रोजन H, कार्बोनेट को क्या लिखते हैं? CO3। तो फार्मूला हुआ NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। लेकिन इसे जो है सोडियम बाइकार्बोनेट भी लिख दिया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी लिख दिया जाता है। और इसी को कॉमन वर्ड में, बोलचाल की भाषा में, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, सब कह देते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा। और ये तो बहुत कॉमन है, आप सब लोग जानते होंगे कि इसे खाने के लिए यूज किया जाता है। डायरेक्ट सोडा नहीं खाते हैं, लेकिन कुछ पकोड़ा बनाना हो, पाव रोटी बनाना हो या सब्जी वगैरह बनाने में भी अक्सर हम लोग इसको डाल देते हैं। ठीक है।
तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पर एक और क्या आपका कंफ्यूजन है, देखिए कि ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, अक्सर यही लिखा रहता है। और एक आपका हो गया Na2CO3, Na2CO3, इसको क्या पढ़िएगा बताइए, इसको पढ़ेंगे सोडियम, Na है तो सोडियम और CO3 है तो क्या पढ़ेंगे, कार्बोनेट। हो गया कि नहीं, सोडियम कार्बोनेट, समझे। अब देखिए ये जो आपका सोडियम कार्बोनेट है, ये आपका कॉमन वर्ड में धावन सोडा, धावन दैट मीन्स धोने वाला, दैट मीन्स वॉशिंग सोडा, ठीक है, धावन सोडा सब लोग जानते हैं, कपड़ा धोने के यूज करते हैं। अब पहला कंफ्यूजन जो कैंडिडेट को होता है कि कौन सोडियम बाइकार्बोनेट है और कौन सोडियम कार्बोनेट है। हो सकता है अभी आप पढ़ रहे हो तो आपको कंफ्यूजन ना हो रहा हो, लेकिन कुछ दिन के बाद श्योर शॉर्ट इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। और ये कुछ टॉपिक है ऐसा कि कंफ्यूजन तो श्योर होना है। तो देखिए इसको हम कैसे याद रखेंगे, ये धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट और खाने वाला सोडा बाइकार्बोनेट, तो बाय ही ना अलग है, बाय। देखिए कैसे याद रखेंगे, जब भी हम लोग खाते हैं, कहीं पे आप रेस्टोरेंट चले गए, पार्टी में चले गए, खाते हैं और खाने के बाद जब सब दोस्त अलग अलग हो जाते हैं तो फिर क्या बोलते हैं, सबको बाय बोलते हैं, बाय बोलते हैं ना। तो जब खाने के बाद अलग अलग हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं, बाय। आप कपड़ा धोने के बाद कभी बाय नहीं बोले होंगे भाई, खाने के बाद जाने लगे तो बोले बाय। तो खाने का रिलेशन किससे, बाय से, बाय बोलते हैं, वहां से याद रह जाएगा, कंफ्यूजन से बच जाएंगे आप, ठीक है। अब बताइए इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज क्या क्या है, ठीक है। तो आप एक तो बोलेंगे सर कि हम लोग इसको रसोई में, किचन में यूज करते हैं। इससे होता क्या है, देखिए जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इससे आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा यदि आप इसको गर्म करेंगे तो। और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है पकोड़ा बना रहे हो या पावरोटी बना रहे हो तो उसको फुला देता है, समझे कि नहीं। जैसे ऐसे समझिए ये कुछ भी है। अब इसमें हम क्या किए कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल दिए, सही, बेकिंग सोडा डाल दिए, बेकिंग सोडा डाल दिए, ठीक है, बेकिंग सोडा डाल दिए। अब इसको गर्म किए, तो गर्म किए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब इससे निकलने की कोशिश करेगा बाहर, तो बाहर जब निकलेगा तो रास्ता बनाते जाएगा कि नहीं, छिद्र टाइप का। तो जो आपका पकोड़ा बनेगा या पावरोटी बनेगा वो कैसा हो जाएगा, तो स्पंजी हो जाएगा कि नहीं, पूरा गद्देदार हो जाएगा, एकदम खस्ता पूरा बनेगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन ये भी चीज पूछ सकता है क्या, एक दो बार पूछा भी है कि क्यों यहाँ पे खस्ता बन गया, कौन से गैस के कारण, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे बनता है उसके कारण, ठीक है। अब एक चीज और हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको बुझा सकता है कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड आपको बुझा सकता है। आप देखते होंगे लकड़ी जलाएं यदि कभी जलाए ही होंगे तो जब राख उस पर बैठ जाता है तो आग बुझ जाता है कि नहीं, तो वो राख कुछ नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड है। माने कार्बन डाइऑक्साइड आपको क्या कर सकता है, बुझा सकता है। तो जो अग्निशामक यंत्र होते हैं आग बुझाने वाला, उसमें भी ये यूज किया जाता है, उसमें भी ये यूज किया जाता है, सही। लेकिन वहां पे ध्यान रखना है कि जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उसमें एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज करते हैं और एक सल्फ्यूरिक अम्ल, एक क्या आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एक आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये जब दोनों रिएक्शन करता है ना तो यहाँ भी वही बात होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है अधिक मात्रा में, ठीक है, अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड से आग जो है क्या है, बुझ जाता है, ठीक है। चलिए तो ये आपका शायद कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब कि आग जो बुझाने वाली मशीन है उसमें जो है ये बेकिंग सोडा यूज होगा, और कभी पूछेगा कौन सा गैस निकलता है तो तुरंत कह देंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, सही। चलिए अब एक चीज और क्या है आपका कि इसको एंटासिड के रूप में भी यूज किया जाता है, एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है, माने एसिडिटी को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। अब सोचिए यदि ये एसिडिटी को खत्म कर दे रहा है तो एसिडिटी को खत्म करने के लिए इसमें कैसा नेचर होना चाहिए, बेस, तभी ना एसिड बेस रिएक्शन करके उसका प्रभाव खत्म कर देगा। तो ये बेस नेचर का होता है हल्का सा, ठीक है, एसिडिटी खत्म करने के लिए इसको भी हम लोग यूज करते हैं। हाँ, दवा ना अवेलेबल हो तो हो सकता है आपकी मम्मी यही दे दी होगी सोडा थोड़ा सा, कि लो खा लो इसी को। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज और क्या देखिएगा कि बेकिंग सोडा और आपका बेकिंग पाउडर,
बेकिंग पाउडर। ध्यान रखिए कि बेकिंग सोडा हो गया और प्लस टार्टरिक एसिड या कोई दूसरा एसिड भी यूज किया जाता है, कॉमनली यही यूज होता है। टार्टरिक एसिड इमली में होता है कि नहीं। तो इन दोनों को मिलाने से जो पाउडर प्राप्त होता है उसको कहते हैं क्या, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर। तो आप बेकिंग सोडा और पाउडर सेम समझे होंगे, लेकिन अलग अलग चीज है। आपके घरों में जो है वो पाउडर ही रहता है, ठीक है, पाउडर ही रहता है। कुछ लोग पूछेंगे कि जब बेकिंग सोडा से ही काम चल जा रहा था तो हम टार्टरिक एसिड क्यों मिला दिए उसमें। देखिए एक्चुअल में बेकिंग सोडा है तो क्षार ना, तो क्षार का स्वाद कैसा होता है, हल्का सा कड़वा होता है कि नहीं। लेकिन वही चीज एसिड मिला देंगे तो जो कड़वाहट है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो टार्टरिक एसिड मिलाकर बनाया जाता है। ये रेलवे के एग्जाम में पिछला बार जो है 2018 में पूछ चुका है। तो आप मत ये सोचिएगा कभी कि कुछ भी इरिलीवेंट चीज पढ़ रहे हैं। कभी भी हम इरिलीवेंट चीज तो बताएंगे ही नहीं। टू द पॉइंट, एग्जाम के लिए फुल्ली रिलीवेंट, एक भी बकवासबाजी नहीं। चलिए और भी हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पर हम लोग क्या चर्चा करने जा रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर। हाँ, बोर नहीं होइएगा, क्वेश्चन यहाँ से आता है, पढ़ना जरूरी है। ब्लीचिंग पाउडर ये कॉमन नाम है, और इसका यदि मतलब रासायनिक नाम लिखेंगे तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम है तो क्या होगा बताइए, Ca। ऑक्सी दैट मीन्स ऑक्सीजन होगा, और क्लोराइड क्लोरीन होगा, लेकिन क्लोरीन 2 होता है, C और L अलग नहीं है, Cl क्लोरीन, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। समझ गए। इसी ब्लीचिंग पाउडर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण। अब इसका यूज देखते हैं क्या क्या यूज होगा। देखिए यहाँ नाम में क्या लिखा है, विरंजक। रंजक माने क्या होता है, तो रंजक माने होता है डाई या कहें रंग, और वी दैट मीन्स उसको खत्म करने वाला। तो ये करता क्या है, इसमें नेचर क्या है कि यदि इसको किसी ऐसे चीज में डाल दे जिसका रंग है तो ये उसके रंग को उड़ा देगा। समझ रहे हैं, उसके रंग को क्या करेगा, डिस्कलर कर देगा। अब एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि इस विरंजक चूर्ण में कौन सा ऐसा तत्व है जिसके कारण मतलब ये उड़ा देता है, उसका रंग को डिस्कलर कर देता है। तो ध्यान रखिए, क्लोरीन। क्लोरीन ये भी एग्जाम में पूछ चुका है कि कौन सा जो गैस है या कौन सा जो एलिमेंट है वो फूल के रंग को उड़ा देता है, तो क्लोरीन सही। चलिए और एक चीज और आप लोग सुने होंगे कि जो हमारा ओजोन लेयर है उसमें जो छिद्र बन रहा है उसके लिए भी जिम्मेवार कौन है, तो क्लोरीन। अब बोलिएगा सर CFC गैस, तो सही है भाई, CFC गैस में क्लोरीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल आप इसको देखिए, ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण, तो ये रंग को क्या करेगा, खत्म कर देगा। अब इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, देखिए तो कपड़ा उद्योग में, पेपर उद्योग में, पेपर इंडस्ट्री में। बोलिए क्यों, देखिए कपड़ा बनाने के दौरान हो सकता है ना कि कुछ दाग उग लग जाए, हाँ, तो उसको खत्म करने के लिए जो है ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, पूरा साफ हो जाता है कि नहीं। चलिए और एक चीज और पेपर में बात करेंगे, तो पेपर में हम लोग देखते होंगे कि जो पेपर हम लोग बेच देते हैं कि नहीं, तो उसमें इंक तो यूज है, अब उसी को फिर साफ करके फिर से पेपर बना दिया जाता है, तो उसके रंग को उड़ाने के लिए यूज करेंगे ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो इस नाम से आपका जो है कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि इसका कहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। चलिए इसके अलावा आप इसका और क्या यूज देखे हैं भाई, तो ये बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है। बैक्टीरिया वगैरह को क्या करता है, मार देता है, ठीक है। तो जो नगर निगम वाले होते हैं, देखिएगा कि नली उली में जो है ये ब्लीचिंग पाउडर मारते रहते हैं, देखें ना, व्हाइट टाइप का पाउडर जो मारते हैं वो ब्लीचिंग पाउडर है, उससे क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह मरता है, ठीक। इसके अलावा यदि आपका कुआं है, हाँ आपके घर में कुआं है और उसमें यदि बैक्टीरिया आ गए हैं बहुत सारे हानिकारक वगैरह, तो आप उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालिए, तो उस बैक्टीरिया वगैरह को क्या करेगा, नष्ट कर देगा, ठीक है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिप्सम। क्या देख रहे हैं, जिप्सम। ये होता है CaSO4 × 2H2O, समझ रहे हैं।
दो चीज है, एक तो आपका जिप्सम है और एक है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको शॉर्ट में पीओपी भी लिख सकते हैं, कई जगह लिखा मिल सकता है आपको। ये आपका होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, तो इन दोनों में देखा जाए तो केवल बस H2O ही यहाँ पे 2 है और यहाँ हाफ है, बाकी तो CaSO4 ही है कि नहीं। चलिए देखिए इस जिप्सम का क्या यूज है। जिप्सम का तो जिप्सम का तो एक यूज है आपका पीओपी बनाने में, पीओपी बनाने के लिए जिप्सम ही यूज किया जाता है। इसके अलावा जिप्सम का जो है यूज है पोर्टलैंड सीमेंट में इसे मिलाया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट, ये पोर्टलैंड सीमेंट क्या है, तो हम लोग जो निर्माण कार्य के लिए यूज करते हैं सीमेंट, वो पोर्टलैंड सीमेंट ही है। समझ रहे, जोसेफ आस्पिडिन ने इस सीमेंट का पता लगाया था, खोजा था, जो भी है। ठीक है, तो पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि क्यों मिलाते हैं जिप्सम सीमेंट में, क्या वजह है। तो ध्यान रखिए, जिप्सम जो है सीमेंट के जमने के रेट को कम करता है। ध्यान से सुनिए, हम क्या बोल रहे हैं कि जिप्सम जो है सीमेंट के जमने के रेट को कम करता है। तो अब बताइए, यदि जमने के रेट को कम कर रहा है तो लेट से न जमेगा, ओबियस है। रेट कम हो गया, धीरे धीरे जमेगा, मतलब जमने में वक्त ले लेगा, समय लगेगा। और ये जरूरी है। क्यों जरूरी है, ताकि लंबे समय तक नहीं, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8 घंटे तक उस सीमेंट का हम यूज कर सके निर्माण कार्य में। समझ पा रहे हैं। और नहीं तो ऐसे समझिए कि यदि हम जिप्सम नहीं मिलाते ना, तो क्या होता कि सीमेंट है, अब पानी डाले तुरंत जम जाएगा। अब तुरंत जम जाएगा तो इसको उठा के दूसरे जगह लेकर दीवार में अब जोड़ नहीं पाएंगे। वही कि जिप्सम मिला दिए तो जमने के रेट को क्या करेगा, कम कर देगा। तो पर्याप्त समय मिल जाएगा काम करने के लिए, है कि नहीं। अब इसका आंसर बहुत किताब में उल्टा पुल्टा लिखा रहता है, एकदम नहीं कंफ्यूज होना है। हम जो बोले एकदम श्योर सही मानकर चलना है आपको कि जमने के रेट को कम कर देता है, उससे सीमेंट लेट से जमता है। ठीक है, चलिए, ज्यादा समय लेता है जमने में। अब पीओपी के बनाने में भी यूज होता है। हाँ, पीओपी के बनाने में कैसे पीओपी बनता है जिप्सम से। देखिए, जिप्सम में फार्मूला जो हम लिखे थे CaSO4 2H2O, है कि नहीं। अब इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, तो इसको गर्म किया जाता है। ठीक है, और गर्म करते हैं तो इतना ही गर्म किया जाता है कि 1 and 1.5 1.5 जल के अणु निकल जाए। तो 2 में 1.5 निकल जाएंगे, 1.5 तो हाफ बचेगा। और जब हाफ बचेगा तब उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कह देंगे। तब उसको क्या कहेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। गांव में केवल इतना भी बोलते हैं, पेरिस। ठीक है, क्या इसका यूज है, सब लोग सुने होंगे, दीवार में चिकनाहट लाने के लिए पेरिस मारते हैं कि नहीं, काफी चिकनाहट आ जाता है। पहले प्लास्टर करते हैं सीमेंट से, ठीक है, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाया जाता है। तो वो तो सब लोग देखे हैं। चलिए, दूसरा इसका क्या यूज किया जाता है कि जब हड्डियां टूट जाती हैं तो डॉक्टर जो बैंडेज करता है ना, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। समझ रहे, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। इसके अलावे जो है इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है खिलौना बनाने में, खिलौना या मूर्ति। हाँ, दिवाली वगैरह में कभी आप मूर्ति देखिए खरीदते होंगे और उसमें खोद कर देखिएगा तो व्हाइट व्हाइट होता है। हाँ, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। सही, चलिए, तो ये रहा आपका। ठीक है, बाकी नोट से भी आप जरूर देखिएगा। अब हम लोग एक चीज और क्या देखने जा रहे हैं यहाँ पे, कि जो आपका पीएच स्केल होता है। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से कॉन्सेप्चुअल बनता है कुछ कुछ, तो इसको ध्यान दीजिए। क्या होता है पीएच, क्या है ये। तो देखिए, ये एक स्केल है जिससे हम लोग किसी भी एसिड या बेस का पता तो लगा ही सकते हैं, प्लस ये भी पता लगा सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है, वीक है। हाँ, दैट मीन्स उसका पावर भी जो है, कंसंट्रेशन, सांद्रता भी पता कर लेते हैं। ठीक है, किस तरह से होता है ये, तो 0 से लेकर के 14 तक लिखा होता है कि नहीं। यहां पर आपका हो गया 7। यदि कोई भी पदार्थ, यदि उसका पीएच वैल्यू 7 है तब वो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होगा कहने का मतलब न तो वो अम्लीय होगा न तो वो क्षारीय होगा। जैसे आपका क्या, शुद्ध जल, क्या शुद्ध जल, शुद्ध जल। समझ गए।
इससे कम हो यदि तो एसिड होगा, उससे ज्यादा हो यदि तो बेस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना क्या है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यदि आप इधर बढ़ते हैं तो एसिडिटी बढ़ता है, बढ़ता हुआ एसिडिटी, और इधर जाएंगे तो क्या होगा, क्षारीयता बढ़ेगा। तो इधर तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसका मतलब है, यहाँ पे समझिए, जैसे कि किसी का पीएच वैल्यू 8 है और किसी का पीएच वैल्यू 9 है, तो यदि 9 है तो 8 के कंपैरिजन में इसमें ज्यादा क्षारीयता होगा। 8 के कंपैरिजन में यदि पीएच 8 है किसी का, 9 है तो 9 में ज्यादा पावर होगा। ठीक है, अब यदि 9 को कंपेयर करें इधर वाले से 12 से, तो इसमें ज्यादा जो है क्षारीयता होगा, ज्यादा कड़वाहट होगा, है कि नहीं, ज्यादा कड़वाहट होगा। समझ गए। हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका लगभग जो है 14 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का लगभग कितना होता है, 14। तो कभी क्वेश्चन पूछेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो क्षारीय नेचर है वो क्या है, कम है या ज्यादा है, तो बोलेंगे बहुत ज्यादा है, 14 है। समझ रहे। और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम लोग पढ़े थे ना अभी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसका 10 होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है, 10, मतलब उतना ज्यादा मजबूत नहीं है। तो हम लोग देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से दवा हुआ भी बना लेते हैं कि नहीं। चलिए, ब्लड की बात करें तो 7.4 होता है। ब्लड की बात करें तो 7.4 होता है, सही। वैसे 7.3 से 7.5 होता है, लेकिन 7.4 हम लोग एवरेज में लेकर चल सकते हैं, सही। अब बोलेगा कि जो आपका ब्लड है वो क्या है, बहुत ज्यादा क्षारीय है क्या, नहीं, साथ में तो न्यूट्रल था ना, तो यहाँ से यहाँ में थोड़ा सा क्षारीय होगा, हल्का सा क्षारीय होगा। ब्लड जो है वो हल्का सा क्षारीय है, बहुत ज्यादा नहीं। आप चेक कर देखिए, ब्लड बहुत ज्यादा कड़वा नहीं लगेगा। ठीक है, समझ पाए इसको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अब बताइए यदि क्षारीयता बढ़ रहा है तो क्षारीय गुण आता किसके कारण है, तो आप बोलेंगे सर OH माइनस के कारण। दैट मीन्स यदि क्षारीयता बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा, OH माइनस बढ़ेगा, OH माइनस बढ़ेगा। रेलवे के एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुका है, ये टेबल एकदम अच्छे से समझ लीजिए कि इधर यदि जा रहे हैं तो OH क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्षारीयता बढ़ रहा है, दैट मीन्स OH बढ़ेगा। समझ रहे हैं। ठीक है, इसी चीज को आपको याद रखना है, इधर जाने से OH माइनस बढ़ेगा। तो बताइए इधर आने से क्या बढ़ेगा, एसिड में क्या होता है, तो एसिड में जलीय अपघटन से H प्लस ना प्राप्त होता है, तो इधर आने से H प्लस आपका बढ़ेगा। समझ रहे हैं, इधर आने से H प्लस आपका क्या होगा, बढ़ेगा। समझ रहे हैं। चलिए, अब एक चीज बताइए आप लोग, हम क्या बोल रहे हैं कि यदि किसी का पीएच वैल्यू 3 है और किसी का पीएच वैल्यू 1 है, तो यहां से यदि इधर आते हैं तो क्या होता है, एसिडिटी बढ़ता है ना। तो ये वाला जो होगा इसके कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक होगा, नेचर में ज्यादा एसिडिक होगा। हमारे शरीर में जो हाइड्रोक्लोरिक जो होता है एसिड, उसका लगभग 1.5 के लगभग में होता है, 1.5, तो काफी ज्यादा हो गया कि नहीं। बैटरी वाला पानी जो होता है उसमें लगभग 0.5 से लेकर के 1 होता है, तो बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया वो। समझ रहे हैं, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, 1 वाला ज्यादा एसिडिक होगा इसके कंपैरिजन में, क्यों, क्योंकि इधर आने से H प्लस बढ़ता है। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे इसी में क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ सकता है, लेकिन आपको यही चीज ध्यान रखना है कि इधर जाइए तो क्षारीयता बढ़ेगा, दैट मीन्स OH माइनस का कंसंट्रेशन, इसकी मात्रा बढ़ेगी, और इधर आएंगे यदि तो आपका जो है H प्लस बढ़ेगा। हाँ, ठीक है। तो यदि कोई यहाँ पे है तो इसकी एसिडिटी अधिक होगी, और यदि इधरे है, मान लीजिए 5-6 में, तो वो ज्यादा एसिडिक नहीं होगा। ठीक है ना, इधर आते जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब इसी में कभी घुमाकर क्वेश्चन दे सकता है, इसको ध्यान रखिएगा तब आपको पकड़ में आ जाएगा। क्या देगा, देगा कि यदि 7 से इधर जाते हैं तो OH बढ़ता है, तो यदि OH बढ़ रहा है तो H प्लस क्या होगा, देखिए कुछ H प्लस यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो यदि OH बढ़ रहा है तो ऑब्वियस है कि H नहीं बढ़ेगा, दैट मींस H जो है क्या होगा, H प्लस जो है वो घटेगा। ठीक है, वैसे इसको आपको ध्यान रखना ही नहीं, इसी को ध्यान रखिए, वो क्वेश्चन पूछा जब भी तो आप पकड़ पाइएगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कि यदि ये जो स्केल है, इस स्केल का जो है पहली बार कौन बताया, इसका आविष्कारक कौन थे, तो सोरेनसन महोदय। हाँ, कौन, सोरेनसन महोदय, 1909 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा चीज बोलेंगे सर इसका नाम पीएच ही क्यों पड़ा, तो देखिए यहाँ पी का मतलब होता है पोटेंच, यहाँ पी का क्या मतलब होता है, पोटेंच, और पोटेंच का मतलब होता है पावर। क्या चीज का पावर, ऑफ
H+। ठीक है, यही शॉर्ट में हम लोग pH लिख देते हैं। तो P पोटेंस का मतलब क्या हो गया। और ठीक है, ये भी एग्जाम में 2-3 बार पूछ चुका है कि आपका जो है P यहाँ क्या है, पोटेंस है। बहुत किताब में P मैंने पोटेंशियल लिख देता है, गलत है, वो पोटेंशियल नहीं होगा, सही। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो pH बराबर होता है वो -log10 H+ होता है, -log10 H+। ठीक है, ये क्या होता है तो जो लॉग पढ़े होंगे उन लोग जानेंगे, अदरवाइज इसको बस रटिए। ठीक, कुछ और चीज जो मिस हो गया हो उसको आप नोट से जरूर देख लीजिएगा, नोट्स हम अपलोड कर रहे हैं। और एक चीज और ध्यान रखना है कि अभी जो नोट्स अपलोड हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा और भी हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे, बहुत ज़्यादा ऐड करेंगे। तो लॉकडाउन के बाद आपको फिर से हम नोट अवेलेबल कराएंगे, उस समय आप फिर से जो है डाउनलोड करिएगा। अभी जो नोट्स मिल रहा है उसको अभी पढ़िए, ठीक है। और लास्ट दिन के जो नोट्स है उसमें एक करेक्शन कर लीजिएगा कि जो एसिड रेन है, एसिड रेन उसका pH वैल्यू हम बोले थे 5.6, यही सही है। नोट्स में जो है 5.5 है एसिड रेन वाला, तो एसिड रेन जो है उसको 5.5 काट के आप 5.6 करिएगा। एसिड रेन वाला खाली चेंज करना है, कहीं और नहीं, ठीक है।